अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर उमर इफ्तिखार है और एमडी कैट के लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मेडएक्सेल के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जाएंगे बायोलॉजी के, वो मोस्टली मैं ही बना रहा हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर उमर इफ्तिखार मेरा नाम है। एमबीबीएस किंग एडवर्ड से मैं कर रहा हूँ, फोर्थ ईयर एमबीबीएस का मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आपको इस दफ़ा के एमडी कैट के लिए जितनी भी बेहतरीन तैयारी करवा सकूँ बायोलॉजी के, आपको ट्रिक्स बता सकूं, आपको टिप्स दे सकूं कि कैसे आपने बायोलॉजी में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो हासिल करने हैं। ठीक है। तो मेरी यही कोशिश होगी और इंशाल्लाह जो है मैं इसी के ऊपर वर्किंग करूंगा कि मैं आपको किस तरह सबसे बेस्ट तरीके में जो है वो फैसिलिटेट कर सकूं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं, टॉपर्स का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं, कैसे आप बायोलॉजी के अंदर अपना एक मार्क्स या एक एमसीक्यूज भी जो है वो गलत ना करें। क्लियर है बच्चे? अच्छा, इस साल जो एम डी कैट 2025 के लिए हमारे पास जो सिलेबस हमारे पास आया है एम डी कैट 2025 में, उस सिलेबस के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स उन्होंने ऐड किए हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो गौर कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से देखें कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो सिलेबस है वो पिछले साल वाला ही है, थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन उन्होंने की है। तो अगर हम पहला टॉपिक देखें अपना, तो पहला टॉपिक हमारे पास है हमारा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में मोस्टली जो है वो वायरस, ए सेलुलर लाइफ, ए सेलुलर लाइफ से मुराद जो है वायरस को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी को हम और भी ज़रा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। जो हमारी एम डी कैट की रिक्वायरमेंट होंगी उसके मुताबिक। क्लियर है? मोस्टली लास्ट ईयर का जो मैं एन एम डी कैट का पेपर देख रहा था 2024 में, उसमें 3 से 4 एमसीक्यूज जो थे वो बायोडाइवर्सिटी से आए हुए थे। 3 to 4 एमसीक्यूज जो थे वो बायोडाइवर्सिटी से आए हुए थे। ठीक है। अच्छा, और ये जो है एक मज़े का चैप्टर है। इसके अंदर हम वायरस को सारा स्टडी करेंगे, वायरस की लाइफ साइकिल को डिटेल में हम लोग जो है वो इसकी स्टडी करेंगे। क्लियर है? दूसरा टॉपिक जो हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर जो ऐड किया गया है वो बायो एनर्जेटिक्स का किया गया है। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वगैरह को देखेंगे डिटेल में, क्रेब्स साइकिल वगैरह। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, एटीपीज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उस सारे को हम स्टडी करेंगे। क्लियर है बच्चे? इसमें से भी लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3 से 4 एमसीक्यूज इसमें से भी लास्ट ईयर आए हुए थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है फर्स्ट ईयर से जो ऐड हुआ है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाते हैं? प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है। लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ जाते हैं, वाटर वगैरह इसके अंदर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर के जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे, अगर मैं इसको आगे ना लेके जाऊँ, मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, वाटर वगैरह का जो है वो हम देखेंगे उसको डिटेल में, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे वाटर की। उसके अंदर से जो है मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद सबसे जो मज़े का और जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक मुझे लगता है ना पूरी बायोलॉजी के अंदर, वो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन है। सेल की सारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। उनका जो है ना बड़े मज़े से मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। मज़े मज़े की चीज़ें इसके अंदर आएंगी हमारे पास। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल और जो मुझे मज़े का टॉपिक लगता है ना, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, वो ये वाला चैप्टर है। क्लियर है? उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ टॉपिक फर्स्ट ईयर से उन्होंने ऐड किया है वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस ऐड किए हुए हैं। ठीक है। मतलब एनिमल्स के अंदर इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को हम देखेंगे, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम को देखेंगे, लिम्फ नोड्स वगैरह को। ठीक है। लिम्फेटिक ट्रैक्ट्स वगैरह सारा कुछ, कैसे लिम्फ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा होता है, कहाँ पे ड्रेन करता है, कहाँ से गुजरता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। प्लांट्स के अंदर हम न्यूट्रिशन को देख रहे होंगे कि कैसे डिफरेंट प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। उनके अंदर गैसेज एक्सचेंज को देख रहे होंगे, कैसे स्टोमेटा के जरिए गैसेज जो है वो एक्सचेंज होती हैं, लेंटी सेल्स के जरिए और डिफरेंट तरीकों के जरिए। ट्रांसपोर्ट को देख रहे होंगे हम कि जाइलम के अंदर, फ्लोएम के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कोई टेंशन थ्योरी वगैरह हर चीज़। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम इनके अंदर डिफरेंट जो और मैकेनिज्म हो रहे होंगे उनको भी डिटेल के अंदर देखेंगे। क्लियर है बच्चे? उसके बाद अगर मैं सिक्स टॉपिक की तरफ आऊँ तो सिक्स टॉपिक है प्रोकैरियोट्स यानी किंगडम मोनेरा। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो से मुराद होती है पहले। ठीक है। प्रो से क्या मुराद होता है? पहले। और कैरियोट्स से मुराद होता है बच्चे, आपको पता है,
न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस बनने से पहले इस दुनिया में आ गए थे उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और इसके अंदर मोस्टली हमारे पास किंगडम मोनरा यानी बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया वगैरह जो है ना वो ऐड होते हैं। ठीक है, इनकी हम सारी प्रॉपर्टीज़ को, फीचर्स को अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या उनकी सेल वॉल किस तरह की होती है, किस तरह की शेप होती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं। ठीक है, और बच्चे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो मैं आपको लेक्चर्स दूंगा ना सारे के सारे, वो आपने बेफिक्र हो जाना है। उन लेक्चर्स के बाद ना आपको पीटीबी को एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा, ना एफटीबी को। ठीक है, ना आपको केपीके बोर्ड की बुक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड को, ना आपको बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो इन चारों बोर्ड्स के अंदर से जो है वो सारा का सारा डाटा मैं कलेक्ट करके आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ फेडरल को ही देखिएगा और साथ मेरे लेक्चर्स देखिएगा, तो आप लोगों के जो बाकी बुक्स के अंदर जो डाटा होगा ना वो सारा का सारा भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? उसके बाद हमारा सा जो टॉपिक है, जो चैप्टर आता है हमारे पास, सेवंथ चैप्टर हमारा आता है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे, उसमें फाइलम्स को देखेंगे, हर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्लासेस को। इसमें हम जनरल ओवरव्यू करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 40 पेजेस के ऑलमोस्ट पीटीबी में, लेकिन 40 के 40 पेजेस जो है वो हमें नहीं करने होते। उसमें शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, टेबल्स बनवाते हैं। ठीक है, कि किस तरह जो है वो इफेक्टिवली कम टाइम के अंदर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर हम फाइलम्स को भी देखेंगे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे, क्लासेस को भी देखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, आपने ये टेंशन नहीं लेनी। मटेरियल आपको हर चीज़ प्रोवाइड करना, हर चीज़ पढ़ाना वो हमारा काम है। ठीक है, अगर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी को देखें, सेकेंड ईयर बायोलॉजी को गौर से देखें, तो इसमें हमारे पास पहला चैप्टर जो हमारे पास ऐड हुआ है वो रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन जो है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम गौर से देखेंगे। ठीक है, सारे फेजेस को देखेंगे फीमेल के अंदर, ओव्यूलेशन के, ठीक है, प्रेगनेंसी के फेजेस को, हार्मोनल चेंजेस क्या आ रहे होते हैं, हर चीज़, एफएसएच क्या कर रहा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा होता है, एस्ट्रोजन क्या कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा होता है, इस सारे को हम देखेंगे। ठीक है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर बच्चे हम जो है वो किस चीज़ को देखेंगे, हम मसल्स को देखेंगे, मसल्स के किस तरह फंक्शन करते हैं, स्केलेटल मसल्स, एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट्स वगैरह, क्रॉस ब्रिजेस वाला को देखेंगे, बोन्स को देखेंगे, हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं थोड़ा सा ना सिलेबस से बाहर भी आपको हल्का फुल्का जो है ना वो पढ़ाऊँ, क्योंकि इन केस अगर कोई जो है आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ जाए तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उसको थोड़ा सा कवर कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स वगैरह को इसके अंदर हम देखेंगे। क्लियर है? उसके बाद सबसे जो सेकंड ईयर बायोलॉजी में मुझे बेस्ट चैप्टर या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या मजे का चैप्टर जो लगता है वो ये वेरिएशन इन जेनेटिक्स है। जीन्स के बारे में देखेंगे हम, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे, कैसे डिजीज आगे ट्रांसफर हो रही होती हैं। ठीक है, एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे, सारी इनहेरिटेंस को देखेंगे, डोमिनेंस क्या होती है, रिसेसिवनेस क्या होती है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, एक्स लिंक डोमिनेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इनके अंदर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास चैप्टर आता है सेकंड ईयर में वो आता है इंजाइम्स का। बच्चे, इंजाइम्स का चैप्टर छोटा सा है और मजे का चैप्टर है। इसके अंदर हम इंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को देखेंगे। ठीक है, पीएच का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उस सारी चीज़ों को जो है ना हम डिटेल में देखेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह देखेंगे, हर चीज़ को देखेंगे। क्लियर है बच्चे? उसके बाद एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर ना बच्चों को मोस्टली जो है वो ना कन्फ्यूजन आ रही होती है। बच्चों को कॉन्सेप्ट वाइज जो है ना इसमें रट्टा लगाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट वाइज बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा, कभी कोई प्रोसेस हो रहा है, कभी कोई जो है वो चीज़ बन रही है, कभी कुछ बन रहा है, कभी ये आ रहा है वो आ रहा है। तो इसमें भी हम सारी थ्योरीज वगैरह को देखेंगे। ठीक है, अच्छी तरह हम देखेंगे कैसे हमारे पास एवोल्यूशन हो रही होती है, जितने भी उसके मॉडल्स वगैरह हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वगैरह जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं उनको भी अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जो मुझे सबसे ज़्यादा और जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा सेकंड ईयर बायोलॉजी में, जो एमडी कैट में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको मैंने यहाँ पे सबसे एंड पे लिखा है, ये टॉपिक जो है ना बच्चे, ये मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, फुली कॉन्सेप्चुअल। और इतने मज़े मज़े के इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं ना बच्चे के बच्चा मेरा, आप मुझे कहीं ना कि सर इस टॉपिक को पढ़ाएं तो मैं आपको 2 से 3 दिन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस पढ़ाता ही रहूँ। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो खत्म ही नहीं हो सकते। ठीक है, हार्मोन्स इसके अंदर, बल्कि हार्मोन्स वाला तो जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, पीछे हमारे पास सिर्फ जो है उन्होंने नर्वस कोऑर्डिनेशन को अभी ऐड किया है 2025 के सिलेबस में। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम नर्व इम्पल्स वगैरह को, न्यूरॉन्स को, रिसेप्टर्स को, ठीक है, उसके अलावा डीपोलराइजेशन क्या होती है, ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या होती है, साइनेप्सिस क्या होते हैं, ठीक है, केमिकल इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होती है, मतलब
मतलब इंतहाई मज़े मज़े के टॉपिक्स हैं और इंतहाई कॉन्सेप्चुअल है कि बंदा शुरू करे कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, क्या क्या चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, मैंने ना एक दो चैप्टर का आपके सामने जो यूएचएस ने इस साल, पीएमडीसी ने इस साल जो हमें सिलेबस दिया है उसको भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम ए सेलुलर लाइफ जो पहला चैप्टर होगा उसमें वायरसेस को देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उनके अंदर स्ट्रैंड्स कितने होते हैं, क्या क्या डिजीजेस कॉज कर रहे होते हैं, कौन सा वायरस जो है वो कौन से होस्ट के अंदर रहता है, ठीक है। फिर हमने एड्स को स्टडी करना है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, कैसे सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के जरिए जो है वो एड्स बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है, और इसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, क्लियर है। उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, इसमें हम जो है वो फोटोसिंथेसिस को देख रहे होंगे, ठीक है, सारा का सारा फोटोसिंथेसिस को हम स्टडी करेंगे। हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो लाइट का रोल होता है, ठीक है, जो वाटर का रोल होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है, उसको जो है वो स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, मतलब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को हम इसके अंदर स्टडी कर रहे होंगे, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या क्या आ रहे थे, मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ, ठीक है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर हम उनको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छी तरह देखेंगे, प्रोटीन्स को अच्छी तरह देखेंगे, लिपिड्स को अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आरएनए वगैरह को अच्छी तरह देखेंगे और देखेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे ग्लाइको प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कैसे बनते हैं, ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके, ठीक है। ये सारे को जो है ना वो हम अच्छी तरह इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, अगर मैं इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, आज पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, अगर मैं इसके अंदर आपको थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं कि आपने बायोलॉजी के अंदर जो है वो फुल मार्क्स कैसे हासिल करने हैं, ठीक है। तो ना बच्चे, तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए आप बायोलॉजी के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है बच्चे, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बच्चे 20% या 25% आप कह दें इसका रोल होता है बायोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट का, क्लियर है। बाकी 50% जो मेरे पास रोल है ना वो होता है बच्चे क्रैमिंग का। बायोलॉजी के अंदर बुक की लाइन को आपने पकड़ पकड़ के क्रैम कर देना है, ठीक है। बेशक आपको उसका कॉन्सेप्ट आता हो ना आता हो, पहले तो आपने ट्राई करनी है कि आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आप उसको कोशिश करें कॉन्सेप्ट लें। लेकिन अगर नहीं मिल रहा आपको कॉन्सेप्ट या नहीं होगा, लेक्चर्स आपसे आपने नहीं देखे, तो आप कोशिश करें कि आप उसको क्रैम लाजमी तौर पे करें, क्योंकि 50% जो बायोलॉजी के अंदर रोल होता है ना फुल मार्क्स हासिल करने का, वो क्रैमिंग होता है, ठीक है। और बाकी 25% जो है ना बच्चे, वो होता है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। जितने प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे उतनी ज़्यादा ये जो आपकी क्रैमिंग होगी। जितने भी आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज के, आप बायोलॉजी में जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज होते हैं ना वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक एमसीक्यूज है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि टेस्ट रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट आर मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज कंटेनिंग, ठीक है। अब इंजाइम्स हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में इंजाइम्स ऐसे सच नहीं होते, ठीक है। सिस्टेंड है, सिस्टेंड है हमें पता है गोल्जी अपरेटस में होता है, ठीक है। डी ऑप्शन क्रिस्टा है, क्रिस्टा है हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पीछे बच गई सिर्फ एक ही ऑप्शन और वो ऑप्शन है पिगमेंट्स, तो इसका आंसर होगा पिगमेंट्स, ठीक है। अब जब आप एमसीक्यूज करेंगे ना, अब ये एमसीक्यूज आपने कर लिया, तो आपने क्या करना है कि जाके इस क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आपकी दोबारा से रिकॉल कर लेना उसको, सारी की सारी उसके अंदर बातें। इसका फायदा क्या होगा कि वो चीज़ जो है ना वो आपके माइंड के अंदर इंटरप्रेट हो जाएगी, आपके माइंड के अंदर जो है ना वो इंटीग्रेट हो जाएगी, आपको फिर वो कभी भी नहीं भूलेगी। तो आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज करनी है जितना भी आपको टाइम मिले ना। ये नहीं होता कि आपने 100 एमसीक्यूज कर लिए एक चैप्टर के, तो आपने कहना कि यार बस मेरी तैयारी होगी। जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज आप कर सकते हैं आप करें, कोई इसके ऊपर जो है ना वो एक एंड पॉइंट नहीं होता। आपने एमसीक्यूज किया, जैसे ही आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किया, आपने जाके उस टॉपिक को रिकॉल करना है। एक एमसीक्यूज दिन में, अगर आप बायोलॉजी के 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, तो उन 10 एमसीक्यूज के साथ आपने उस टॉपिक को रिकॉल लाजमी करना है। इसका फायदा क्या होगा कि वो जो है ना वो आपके माइंड के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर वो कभी भी चीज़ जो है ना वो आपको भूलेगी नहीं, क्लियर है। बेशक 2 एमसीक्यूज 5 एमसीक्यूज या आपने दिन में किए हैं बायोलॉजी के, लेकिन आपने उन एमसीक्यूज का जो टॉपिक है ना, जैसे इसका क्लोरोप्लास्ट था, आपने उसको जाके जो है ना वो लाजमी पढ़ना है। मेरे से शर्त लगवा लें, आपको कभी भी जो है ना ये चीज़, ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा, क्लियर है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपने फोकस बायोलॉजी के अंदर रखना है क्रैमिंग के ऊपर, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस आपने रखना है क्रैमिंग के ऊपर, और उसके साथ साथ आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। पहले ही तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप कॉन्सेप्ट्स अपने जो है ना वो पक्के करें,
ठीक है, उसके बाद जो है फिर आप उसको क्रैम करें, और जब क्रैम भी हो जाए तो आपने उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हैं। जब प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हैं तो आपने उस टॉपिक को जाके जिसका एमसीक्यूज होगा उसको रिकॉल करना है। इसके बाद बच्चे आपको बायोलॉजी के अंदर कोई चीज़ भी जो है ना वो भूल नहीं सकती। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ना मैंने थोड़े से एमसीक्यूज लिखे हुए आपके सामने, मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये 19th एमसीक्यूज है। आपको कोई भी एमसीक्यूज आया ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उन ऑप्शंस को कट कर देना है। ऑप्शंस को कट कर देना है जो कि बिल्कुल उससे रिलेटेड है ही नहीं एमसीक्यूज के। ठीक है, अब उसने यहाँ पे क्या कहा है, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब पहला ऑप्शन पढ़ें, वो कहता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो बच्चे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम नहीं होता, वो काम होता है लाइसोसोम्स का। ठीक है, तो ये आपने इस ऑप्शन को काट दिया। दूसरी ऑप्शन पढ़े ऑटोफैगी। ऑटोफैगी भी काम किसका होता है बच्चे, लाइसोसोम्स का, ये आपने बी ऑप्शन भी काट दी। उसके बाद है सी ऑटोलाइसिस, ये काम भी बच्चे मोस्टली जो है ना वो लाइसोसोम्स के अंदर ही आ रहा होता है, ये भी ऑप्शन आपने काट दी। पीछे बच गई एक सिर्फ डी ऑप्शन। अब अगर आपको लाइसोसोम्स का टॉपिक अच्छी तरह आता था ना बच्चे, तो तीन ऑप्शन तो आपकी काट गई, पीछे क्या ऑप्शन बचेगी, एक ही सिर्फ। तो आप चुपचाप जो है ये डी ऑप्शन लगा देंगे और यही ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने एमसीक्यू जो एमसीक्यूज आपको नहीं ना आता, आपने क्या करना है उसमें, सबसे पहले आपने ऑप्शंस को कट करना शुरू करना है कि यार अच्छा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, ए ऑप्शन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सर ये इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, कट कर दो। बी ऑप्शन क्यों नहीं हो रही, इसका भी सर इस टॉपिक से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कट कर दो। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो रही, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, कट कर दो। बाकी बच गई डी ऑप्शन, चुपचाप आपने डी ऑप्शन के ऊपर अपना आंसर लगा देना। ठीक है, अच्छा ये तो वो था जो आपको आते नहीं थे एमसीक्यू। जो एमसीक्यू आपको आते होंगे ना, फॉर एग्जांपल ए बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, उसमें भी आपने यही सेम तरीका अटेम्प्ट करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, तो आपने फौरन उसको नहीं लगा देना, आपने पहले सोचना है कि यार ये ए क्यों नहीं करेक्ट हो रहा, इसकी वजह ढूंढनी है। सी क्यों नहीं करेक्ट हो रहा, डी क्यों नहीं करेक्ट हो रहा, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज इस तरह के होते हैं कि बज़ाहिर तो उनका आंसर कुछ और लग रहा होता है, लेकिन जब आप उसको अच्छी तरह से सोल्व करते हैं, सोचते हैं, तो उनका आंसर कोई और निकल आता है। ठीक है, अब बज़ाहिर आपको बी ऑप्शन सही लग रहा था, ठीक है, क्या पता उसने कोई ऐसा अंदर डीप कॉन्सेप्ट रखा हो कि ये डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाए, तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपने कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है एमसीक्यूज को सोल्व करने में। आपने सबसे पहले जो है ना ये कट वाला मेथड अपनाना है, ऑप्शंस को कटिंग करने वाला। आपने कहना है कि यार ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती, अच्छा ये मसला है, चलो इसको काट दो। बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती, ये मसला है, काट दो। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती, ये मसला है, काट दो। पीछे बच के डी ऑप्शन, चलो डी ऑप्शन जो है वो इस वजह से हो सकती है तो इसको लगा दो। ठीक है, कभी भी आपने पहली अटेम्प्ट में एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करना, पढ़ते साथ ही एक ऑप्शन को चूज करना ही नहीं है, सारी ऑप्शंस को पढ़ें, सारी ऑप्शंस को सोचें कि यार ये क्यों गलत है, ये क्यों नहीं हो सकती। क्लियर है? अब 2400 एमसीक्यूज जो है ये पिछले साल के मैंने आपके सामने एमडी कैट के पेपर के कुछ एमसीक्यूज रखे हुए हैं। निसल ग्रेन्यूल्स या निसाल ग्रेन्यूल्स किससे मिलकर बनते हैं? अब हमें पता है निसल ग्रेन्यूल्स किससे मिलकर बनते हैं, ये तो आप लोगों को जो है वो नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन, ये तो हर बच्चे को पता होगा। राइबोसोम्स प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं। अब इसमें बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि यार सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपने सी ऑप्शन नहीं लगानी, आपने ए ऑप्शन लगानी है, मीजोसोम। सर मीजोसोम्स का तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं होता निसल ग्रेन्यूल्स में। सर बी ऑप्शन लाइसोसोम, सर लाइसोसोम्स का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। सर डी ऑप्शन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो सर होते ही न्यूक्लियस के अंदर है, साइटोप्लाज्म निसाल ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो ये भी ऑप्शन जो है वो हमारे पास नहीं है। पीछे क्या बच गई, सी ऑप्शन। तो सर चुपचाप आपने सी ऑप्शन को फिर लगा देना, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं फिर जाके उसको लगाना है, सारे ऑप्शंस को देखना है कि यार ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है। ठीक है, अच्छा 25th एमसीक्यूज थोड़ा सा ट्रिकी है। ड्यूरिंग नॉन कंडक्शन स्टेट, ठीक है, द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमेएबल टू इफ्लेक्स ऑफ डैश, कि जब रेस्टिंग पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, तो हमारे पास कौन से चार्ज जो है वो न्यूरॉन से लीक हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आपने अब देखें, मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, पहली ऑप्शन है पोटाशियम। ठीक है, सर पोटाशियम हमें बज़ाहिर तो पता है कि इसका पोटाशियम आंसर है, लेकिन अगर आपको ये सवाल नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, आपने पोटाशियम को छोड़ देना है। दूसरी ऑप्शन है सोडियम। सोडियम सर हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि सोडियम सिर्फ तब भी निकलता है जब नर्व इंपल्स आती है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम जो है वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है, सोडियम बाहर नहीं निकलता, तो आपने इसको काट देना है। ठीक है,
इस ऑप्शन को आपने काट देना है, ठीक है। सी ऑप्शन है कैल्शियम। कैल्शियम हमें पता है कि जब नर्व इम्पल्स साइनेप्स पे पहुंचती है तब कैल्शियम निकलता है, उसके अलावा कैल्शियम नहीं निकलता, तो आपने इस ऑप्शन को भी काट देना है। क्लोराइड, सर क्लोराइड को हमने जो है वो पूरे नर्व इम्पल्स में क्लोराइड का नाम तो कहीं सुना ही नहीं है कि क्लोराइड जो है वो कहीं अंदर बाहर जो है वो निकल रहा होता है, तो आपने इस ऑप्शन को काट देना है, क्योंकि एमसीक्यू जो होगा ना वो हमेशा आपकी बुक से ही आएगा। बुक से बाहर जो है वो इन्फॉर्मेशन से, बुक की इन्फॉर्मेशन से बाहर आपके पास एमसीक्यू नहीं आ सकता, तो आपने क्लोराइड को काट देना है, क्योंकि आपने नर्व इम्पल्स के पूरे टॉपिक के अंदर कहीं क्लोराइड का जिक्र नहीं किया कि क्लोराइड जो है वो अंदर या बाहर की तरफ मूव हो रहा है। पीछे बच गया आपके पास एक ही ऑप्शन, पोटाशियम। तो ये देखें किस तरह हमने ऑप्शन कटिंग मेथड से जो है इस एमसीक्यूज को भी सोल्व कर लिया। क्लियर है बच्चे? तो ये आप लोगों ने ट्रिक अटेम्प्ट करनी है। कौन सी ट्रिक सर? ऑप्शंस को कट करने की, ठीक है। तीन चीजें पहले आपको मैंने बताई है कि आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है, क्रैमिंग करनी है, साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का मैंने क्या तरीका बताया आपको? एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो है ऑप्शंस कटिंग मेथड। क्या है वो? ऑप्शंस कटिंग मेथड। ऑप्शंस कटिंग मेथड। ऑप्शंस को कट करना है। जो गलत ऑप्शन लग रही होगी पहले आपने उसको देखना है कि यार ये ऑप्शन क्यों गलत है, उसके बाद जो है वो आपने उसको कट कर देना है, ठीक है। एंड में जो ऑप्शन बच जाएगी वो आपकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्लियर है? ये एक इंतहाई जो है वो इफेक्टिव मेथड है। 90% जो है ना इसमें आपके जो एमसीक्यूज है ना वो करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस मेथड के अंदर। क्लियर है? तो होप सो आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल कोऑर्डिनेशन वाले लेक्चर के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।